हाय फैमिली, माय नेम इज श्वेता। आप सभी का स्वागत है मेरे सक्सेस जर्नी चैनल पे। ठीक है, तो अगर आप मेरी यूएनओ की वीडियोस पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि आज हम क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, सब्सिडीज पढ़ी थी यूएनओ की, जो कि क्या थी, फाइनेंशियल सब्सिडीज के अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट थी वो सारी की सारी हमने कवर कर दी थी। ठीक है, अब कुछ अगर मैं बोलूँ तो मतलब मेनली वो हमने कवर की जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप वाला पार्ट भी देख लेना। और अब ये वाला पार्ट बेसिकली स्पेसिफिकली किस लिए है, इट इज गोइंग टू बी योर फाइनेंशियल सब्सिडीज। किस पर बेस्ड होगा आपका ये वाला जो वीडियो होगा, ये स्पेसिफिकली बेस्ड होगा आपका फाइनेंशियल सब्सिडीज पे या फिर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो भी यूएनओ के थ्रू चलती है। ठीक है, अभी इसमें हम बेसिकली कौन कौन सी कवर करेंगे वो तो हमें पता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगे तभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वो वाला वीडियो पे पढ़ के आओ पहले और ये वाला भी पढ़ो। फिर क्या करना, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया ना इसी अकॉर्डिंग नोट्स बनाना, बिकॉज फिर ना रिविजन में आपको थोड़ा हैंडी हो जाएगा, आसान पड़ेगा। बिकॉज ना आप ऐसे हेडिंग डालोगे और जितनी भी फाइनेंशियल सब्सिडीज होंगी वो आप एक करके लिख लोगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगी तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाएंगी चीज़ें आपकी। और इसको मैंने अलग इसीलिए पढ़ाया है बिकॉज वो वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। ठीक है, तो इतना लंबा कौन देखेगा, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। अच्छा चलो शुरू करते हैं कि हम क्या क्या इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्या, एग्जाम में जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं, सबसे पहले क्या पूछ लेते हैं कि फॉर्मेशन ईयर बताइए या तो डेट बताइए। तो बेसिकली फॉर्मेशन कब हुआ होगा इन सब्सिडीज जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर सब्सिडीज बोलो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सब्सिडीज जितनी भी यूएनओ की हैं उनकी फॉर्मेशन डेट जनरली वो पूछ लेते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो आपसे पूछ सकते हैं वो क्या पूछेंगे, दैट विल बी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। अगर मैं बोलूँ वर्ल्ड बैंक, एडीबीआई, तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, ये एक सेकेंड बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन होता है, तो वो भी हम कवर करेंगे। जितनी कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सबके बारे में, ये जो मैं बता रही हूँ ना हायरार्की, ऐसे ही फॉलो करके पढ़ेंगे। अब थर्ड क्या है, थर्ड है कि प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ वर्ल्ड बैंक का प्रेजेंटली अभी कौन प्रेसिडेंट है तो ये पूछा जाता है। अगर बैंकिंग के एग्जाम दे रहे हो तो अभी मैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल सब्सिडीज कवर करूंगी जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही रैंडमली उससे क्वेश्चन आते हैं, और ये तीन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब इसके अलावा आपसे कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर सीएफओ कौन है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। तो हम एमडी और सीएफओ के बारे में भी पढ़ लेंगे, लेकिन हमें ना सबके याद रखने हैं नहीं रखने हैं वो आप डिसाइड करोगे। कैसे करोगे, देखो कुछ कुछ जगह के आपको दिखेंगे ना जो सब्सिडीज पढ़ाऊंगी कि जो एमडी एंड सीएफओ है वो कोई इंडियन है, तो कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई सब्सिडरी है, वहाँ पे हमारा एमडी एंड सीएफओ कोई इंडियन है तो वो अपने में ज़रूरी है, क्वेश्चन हो जाता है। तो ये चीज़ कवर करेंगे। और एक चीज़ और कवर करेंगे, वो है चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है। अब इनमें से भाई सब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इनमें हमें वो याद रखने हैं जो इंडियन अपॉइंट हुए हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट में हमें लगभग सबके याद रखने हैं। ठीक है, वो आपको याद हो भी जाएंगे, तो नोट्स बनाओगे प्रॉपर ना, और जब रिवाइज करते रहोगे तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। और एक चीज़ और है, वो ये कि अगर जैसे हम वर्ल्ड बैंक पढ़ रहे हैं और भी बहुत सारी भी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, फाइनेंशियल सारी की सारी फाइनेंशियल वाली होंगी, सबका काम लगभग सेम होगा। तो जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप देखना ना, आप डिफरेंस कर पाओगे कि अगर वर्ल्ड बैंक है, एडीबीआई है, ठीक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो बेसिकली क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं उनमें, तो उसके फंक्शंस भी हम कवर करेंगे। और अगर वर्ल्ड बैंक है तो उसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज, कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, तो बेसिकली उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, फिर ये कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो कवर करेंगे। तो दिस विल बी आवर पैटर्न कि हम कैसे पढ़ेंगे। अब तुरंत इसको पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो हम इसी से शुरू करेंगे। हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन हो गई दी वर्ल्ड बैंक, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कुछ मैंने आपको बताया था ना कि कैसे ग्रुपिंग होती है, कैसे स्ट्रक्चर दिखता है उसका, वो पढ़ के फिर सेकंड स्लाइड में हम जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करेंगे। हायरार्की पीछे बताया उसी तरीके से सारे पढ़ेंगे, नोट्स भी इसी तरीके से बना के रखना। ठीक है, चलो, तो जो हमारी वर्ल्ड बैंक है वो क्या है, बेसिकली एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल, इंटरनेशनल समझ में आ रहा है ना भाई, इंटरनेशनल एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं, सारे मेंबर नेशन 193 अगर हैं तो सबके लिए काम करेगी है, तो इंटरनेशनली सबको वर्क करना, तो इसीलिए इसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंसेस के साथ हेल्प करती है इंटरनेशनली। तो इसलिए क्या है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक वर्ड याद रखना, इंटरनेशनल याद रखना है। वाई, बिकॉज अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगी ना तो वहाँ पर अभी आपको लाइक नॉर्मल रीजनल मिलेंगी, है ना, तो इसलिए इंटरनेशनल याद रखना है। वर्ल्ड बैंक पता है सबको ना, दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, सबको याद रहता है। अब देखो मेन इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। पहला क्या है
कि ये लोन प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है और क्या करता है, ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। अच्छा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती है ना जो मतलब बहुत ही ज़्यादा रिच नहीं है ना, या तो जो उनका फाइनेंसेस है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं है। कभी कभी देखते हो ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ जाती है कुछ कुछ कंट्रीज में। हमारे केस में भी आया था बहुत पहले, और श्रीलंका में भी रिसेंटली आया, तो अगर आपको उसका आइडिया हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उस केस में क्या होता है ना कि वर्ल्ड बैंक बेसिकली उस कंट्री को हेल्प करती है कि थोड़ा अपना इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर सके, फिर चीज़ों को मैनेज कर सके वेल्थ फॉर्म में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई कैपिटल प्रोजेक्ट है किसी भी कंट्री में, कोई कैपिटल प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, अब कैपिटल प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मे बी बिल्डिंग ऑफ डैम्स, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, में भी बायस कुछ भी हो सकता है जो बहुत ही बल्क स्टेज में हो, ठीक है। तो इस केस में भी क्या है, वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। अब डिजास्टर अगर कहीं पे आ गया, वहाँ पे बहुत क्राइसिस हो रखी है, उस केस में भी क्या करेगी, अगर हमारा वो स्पेसिफिक कंट्री उस चीज़ को नहीं हैंडल कर पा रहा है ना, अगर उसके पास इतने फाइनेंसेस नहीं है, तो वो वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करता है, ठीक है। तो अगर कोई कैपिटल प्रोजेक्ट है उस केस में आप क्या कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते हो, दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। उसके अलावा क्या है, मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकती हैं, लोन ले सकती हैं वर्ल्ड बैंक से। अब ये नहीं कि एक कोई जगह पर रोड बन रही है, कुछ बहुत ही बेसिक सा है, तो उसके लिए यू कांट अप्रोच इट, ठीक है। तो मतलब वो बहुत ही वास्ट लेवल पे आप कह सकते हो, फिर लार्ज लेवल पे चीज़ें होती हैं, उस केस में कैपिटल प्रोजेक्ट होना चाहिए, है ना। कैपिटल का आप समझ रहे होगे मतलब क्या है एग्जैक्टली, ये एक फंक्शन हो गया। अब क्या है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक का स्ट्रक्चर पड़ता है कि इसका ग्रुपिंग मतलब बना कैसे है। देखो यहाँ पर एक नाम दिख रहा है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, एक ये, ठीक है, नाम इसका याद रखना है, तो शॉर्ट फॉर्म याद रखो IBRD। सेकंड क्या है, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA, ठीक है, एक ये, और हमारी एक ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इन दोनों का जो कलेक्शन होता है, एक ये बेसिकली एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को अगर मैं कलेक्ट कर दूं तो वो एक वर्ल्ड बैंक बनाती है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली क्या है, इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, इज द कलेक्शन ऑफ IBRD एंड IDA, इन दोनों का कलेक्शन ही हमारा क्या होता है, वर्ल्ड बैंक कहलाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप क्या है, तो ग्रुप बेसिकली ही पांचों की पांचों संस्थाएं आती हैं, ठीक है। इनमें से पहली कौन सी है, इज योर IBRD, जो मैंने आपको बताया वो। सेकंड कौन सी है, IDA है, जो कि है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली तो हम वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं। लेकिन इसके अलावा तीन और हैं, तीन कौन सी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, ठीक है। लास्ट कौन सी है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, एक ये है। तो वर्ल्ड बैंक कौन सी है, इन दोनों का कलेक्शन इज योर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। बट इन पांचों का कलेक्शन इज गोइंग टू बी योर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो जब ग्रुप की बात करेंगे तो ये पांचों संस्थाएं, पांचों ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी। लेकिन जब हम वर्ल्ड बैंक की लाइक स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो सिर्फ ये दोनों का जो ग्रुप होता है वो एक वर्ल्ड बैंक फॉर्म करता है, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि इन दोनों का ही क्या है, ऑफ द 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप मैंने आपको बताया ये है, पांचों का ग्रुप इज योर वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। साथ ही साथ मैंने क्या लिखा है कि जो ये और ये वाली मतलब जो हमारा ये है क्या, IDA और IBRD, इन दोनों का कलेक्शन क्या होता है, हमारा वर्ल्ड बैंक होता है। मैंने यही चीज यहाँ पे लिख रखी है। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या है, यही 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन 5 में से जो 2 हैं ये वाली, ये वर्ल्ड बैंक फॉर्म करती हैं, याद रखना है। और ये जो पांचों हैं ये क्या है, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, तो कंफ्यूज मत होना। अब क्या है, स्टैब्लिश कब हुई, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, के साथ। जब हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अभी इसके बारे में मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगी, जब हमारा IMF फॉर्म हुआ तभी हमारा वर्ल्ड बैंक फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का नाम है, ठीक है। तो क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ओन्ड बाय व्हाट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अलोंग विद IMF इन 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो मतलब IMF हमारा और हमारा वर्ल्ड बैंक जो है, दोनों क्या हुआ, दोनों साथ में फॉर्म हुई थी, ठीक है। अभी इसके बाद हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ही पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, है ना, इसका फंक्शन क्या था वो समझ में आया। वर्ल्ड बैंक किसे कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का ग्रुप में कैसा मतलब दिखता है हमें, ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है। सॉरी, जिंदा है कि मर गया, जिंदा है, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया। अब आगे चलते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज। यहाँ पर देखो क्या क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया था ना, हायरार्की,
उसी हायरार्की में हम इसको पढ़ेंगे। तो विल बी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम योर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कब हुआ है? 1944 में। फॉर्मेशन ईयर इज योर 1944। सेकेंड चीज क्या है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है यहाँ पर हमारे डेविड मालपास। ठीक है, डेविड मालपास है। अच्छा, इनका नाम ना कैसे याद रखो? वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक आपको पता है इंटरनेशनल हमारी क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो डेविड, डेबिट कार्ड भी होता है ना, डेबिट कार्ड से आप डेविड याद रख सकते हो, अगर तो याद रख लो। ठीक है, इफ यू कैन फॉर्म एनी लॉजिक आप ऐसे याद कर लो इनका नाम, मतलब कुछ रिलेशन से लर्न कर लिया करो, या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो जब रिवाइज करोगे ना 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगा वो चीज़। और अगर गूगल पे जाओगे तो ऑप्शंस देखोगे ना तो वो स्ट्राइक करता है। तो प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, या फिर बिल पास कराना है, समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, तो पास डेबिट से डेबिट कार्ड से ऐसे रिलेट कर दो। प्रेसिडेंट कौन हो गए? डेविड मालपास। ये इन्हीं की पिक्चर है यहाँ पे। ठीक है, ये इन्हीं की पिक्चर है, तो इसे देखियो, जैसे मतलब याद रखना इस पिक्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट एमडी एंड सीएफओ कौन है? ये है अंशुला कांत। अब बिकॉज शी इज एन इंडियन, अब ये इंडियन है तो ये अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि नहीं है? अंशुला कांत। ठीक है, तो एमडी एंड सीएफओ याद रखना है कौन है? अंशुला कांत है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के केस में ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और अगर याद रख सको, बिकॉज वर्ल्ड बैंक इज वेरी वेरी लाइक सबसे टॉप मोस्ट मानी जाती है, तो आप अगर चीफ इकोनॉमिस्ट भी याद रख सकते हो तो ये भी याद रखें। इनका नाम क्या है? कार्मेन रीनहार्ट। ठीक है, यू कैन से मतलब वर्ल्ड बैंक इज द हार्ट ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियल सब्सिडरी जो भी है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये याद रखोगे कार्मेन रीनहार्ट। ठीक है, तो ये हमारे कौन कौन हो गए? मतलब हमारा फॉर्मेशन हो गया, हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट, एमडी, सीएफओ, चीफ इकोनॉमिस्ट। इतनी सारी चीजें क्या करनी है? याद रखनी है। अब ये हमारा लोगो हो गया, दिस इज योर लोगो, द वर्ल्ड बैंक। ये ऐसा दिखता है हमारा वर्ल्ड बैंक का लोगो। ठीक है, ये आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। अब हमने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस किया वर्ल्ड बैंक में? सबसे पहले इट्स मतलब बेसिकली फॉर्मेशन तो हमने पढ़ा ही यहाँ पर। वहाँ पर बेसिकली ग्रुप क्या था, वर्ल्ड बैंक एग्जैक्टली हम किसे कहते हैं, साथ ही साथ उसका फंक्शन क्या था, उसका स्ट्रक्चर भी आपने पीछे देखा। साथ ही साथ जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आपने कवर करनी है। अब यही सेम हायरार्की हम कुछ और सब्सिडीज के लिए फॉलो करेंगे, तो इसी फॉर्मेट में अपना नोट्स बना के रखना। चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट इज योर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? हमारी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF, फुल फॉर्म भी याद रखना है, इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब देखो वर्ल्ड बैंक भी हमारी क्या थी? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब वर्ड नाम में ही इंटरनेशनल आ रहा है तो इट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन अगेन। तो आप पीछे मैंने बताया था 1944 में क्या था? वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों साथ में फॉर्म हुई थी। तो वहां से भी आप लॉजिक लगा लो कि ये भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ही है हमारा फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, बट एक बेसिक डिफरेंस होता है। वहां पर लोन ग्रांट करा था, कैपिटल प्रोजेक्ट्स है उस केस में। यहाँ पर भी फंक्शन लगभग सेम है बट थोड़े से डिफरेंस है। डिफरेंस देखते हैं क्या पे है। इसका हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं, पीछे भी डिस्कस करूंगी, यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है वैसे तो, यहाँ पे देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। कंसिस्ट ऑफ 190 कंट्रीज। अब यहाँ पर क्या है? 193 मेंबर्स हैं, बट हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर सिर्फ 190 कंट्रीज ही आती हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, 190 कंट्रीज सिर्फ आती है। अब इसका फंक्शन देखो, इट स्टेटेड मिशन इज वर्किंग टू foster global monetary cooperation, secure financial stability। अब देखो भैया यहाँ पर फंक्शन थोड़े डिफरेंट है। वहाँ पर क्या था ना, मतलब बेसिकली आपको मैं 3 मेजर फंक्शंस थे वहाँ पर। पहला आपका क्या था वहाँ पर कि कुछ भी अगर लोन चाहिए, ग्रांट के कैपिटल प्रोजेक्ट होना चाहिए तो उस केस में वो हेल्प करेगा, है ना। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अलग अलग आती हैं, क्राइसिस भी हो सकता है, डिजास्टर की चीज़ें भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। इसका भी लगभग फंक्शन सेम है बट थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस में क्या क्या है? मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, ग्लोबल लेवल पे अगर पहले लाइक ग्लोबल लेवल पे अगर कुछ भी आपको डिस्कस करना है रिलेटेड टू फाइनेंसेस तो कौन देखेगा सबसे पहले? इज गोइंग टू योर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पर ये हो गया पहला फंक्शन इसका। सेकंड क्या है? सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि कुछ क्राइसिस आई तो फाइनेंस ही नहीं है ना। तो बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब इसके पास एक प्रॉपर प्लान है कि अगर चीज़ें इस लेवल तक भी जाती हैं तो ऑलरेडी हैव अ प्लान। तो मतलब सिक्योर करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, मतलब सिक्योर समझते हो ना, मतलब प्रोटेक्शन के साथ ये सब कुछ देख के चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड पे बहुत फोकस होता है। कुछ भी ट्रेड रिलेटेड अगर फाइनेंसेस चाहिए किसी कंट्री को, या तो कुछ प्रॉब्लम हो रखी है
वहाँ पर अगर पैसा लगना है तो बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल वारंट फंड। तो बेसिकली इसका ही ट्रेड का मेन फंक्शन यहाँ से निकल के आता है। प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है ना, प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम हो रखी है तो फॉर दैट पर्पस ऑल्सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल प्रोवाइड फाइनेंसेस इफ इट इज रिक्वायर्ड। अब क्या है, सुटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, रिड्यूस पावर्टी, रिड्यूस करने के लिए बहुत, तो मतलब बेसिकली अब पावर्टी आप सोच लो कैसे कैसे रिड्यूस हो सकती है, तो उन हर जगह पर अगर जो भी पैसा लगता है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करती है। कि मैंने आपको पीछे भी बताया जब मैं आपको और सब रिलीज पढ़ा रही थी, पावर्टी के लिए था, हेल्थ के लिए था, सबके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड के लिए भी था ना, वहाँ पे लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी थी, सब कुछ मैंने आपको अलग अलग फंक्शंस प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, मेन आपको स्ट्रक्चर समझ में आया, लगभग कि सबको आपका सेम मिलेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। ट्रेड पे यहाँ पे ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे, एम्प्लॉयमेंट पे एम्फोसाइज करेंगे, पावर्टी पे एम्फोसाइज करेंगे, जो कि वर्ल्ड बैंक के केस में नहीं था। पहले हम अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो किस पे जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अप्रोच करेंगे। अभी इसका फॉर्मेशन कब हुआ, फॉर्मेशन हुआ 27 दिसंबर 1945 को। कब हुआ, क्या मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, ऑडियो आई होप हो रही है, ओके। फॉर्मेशन कब हुआ, 27 दिसंबर 1945 को हुआ, ठीक है। चलो, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, इसका है वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में। मैनेजिंग डायरेक्टर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर इज अगेन द काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे पीछे प्रेसिडेंट पढ़ के आए ना हम, सेम वैसे ही यहाँ पर भी। कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया, ठीक है, क्रिस्टलिना जॉर्जिया ये, ठीक है। ये हमारी कौन है, ये हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अब फर्स्ट मैनेजिंग डेप्यूटी डायरेक्टर कौन थी, इज गीता गोपीनाथ। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन है, बिकॉज शी इज एन इंडियन, तो गीता गोपीनाथ बिकम्स इंपॉर्टेंट इटसेल्फ। तो याद रखना है फर्स्ट मैनेजिंग डेप्यूटी डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कौन थी, गीता गोपीनाथ, ठीक है। आसान है नाम ना, याद भी होगा, सबको सुना होगा, सबने सुना है, दिस वर्ड इज ऑब्वियस, सबने सुना है, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट इनका कौन है, पेरी ओलिविया गॉरेंचस, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखना है, चीफ इकोनॉमिस्ट। आप इनको भले एक्सक्लूड कर सकते हो इन सेवरल केसेस, बट अगर आपका कोई स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम है प्लीज़ मेक श्योर आप ये सब कुछ ना छोड़े, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं फिर। बट अगर नॉर्मल कोई एग्जाम है तो आपको प्रेसिडेंट, फॉर्मेशन, हेड क्वार्टर ये जरूर याद रखना है। और अगर वहाँ पर किसी भी जगह पर MD CFO या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी इंडियन है तो वो याद रखना है। तो यहाँ पर समझ में आया, मैनेजिंग डेप्यूटी डायरेक्टर कौन थी, गीता गोपीनाथ, ये याद रखना है। ऑल्सो चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पेरी ओलिविया गॉरेंचस, ठीक है, ये हो गया। और ये तीन चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इन्हें तो याद रखना ही रखना है। ये हो गई मैम की फोटो, कौन है ये, शी इज क्रिस्टलिना जॉर्जिया, और दिस इज योर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ब्यूटीफुल सा लोगो, ठीक है। विल गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। नेक्स्ट हमारा कौन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ADB। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारी इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज ही पहले कवर करी हैं, ठीक है। और ये मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना पढ़ लो बहुत है, मन से पढ़ लो, इतना इतना बहुत है, कोई सवाल नहीं छूटेगा UNO का, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है। मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे पेपर्स पहले पढ़े खुद से, मैंने एम्फेसाइज करके कहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया है क्वेश्चन पे, फिर मैंने उसी अकॉर्डिंग वीडियोज़ बनाई हैं। जितना मैंने पढ़ा है इतना पढ़ लो, UNO को कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। चलो, तो अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इज योर एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल डेफिनेटली है, बट क्या है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। तो इंटरनेशनल यहाँ पर वर्ड नहीं है, रीजनल, क्यों, क्योंकि नाम में ही इज योर एशियन, है ना भाई, समझ पा रहे हो ना यहाँ पर क्या रिलेशन है इसका। बेसिकली तुम्हारा एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। कब स्टैब्लिश हुई, 19 दिसंबर 1966। यहाँ पर इसको एक्सक्लूड कर सकते हो, पीछे मैंने लिख रखा है, ये दोबारा से पता नहीं कैसे आ गया स्लाइड में, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। तो इसको अभी एक्सक्लूड कर देना, सर जो मैं बता रही हूँ वो लिखते जाओ पॉइंट्स में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक आपकी रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। स्टैब्लिशमेंट डेट वो सब कुछ मैंने पीछे लिख रखा है इसके नेक्स्ट स्लाइड में, इसको एक्सक्लूड कर दो। हेडक्वार्टर भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, पढ़ लो, कहाँ पर है, फिलीपींस में है, कहाँ पर है, फिलीपींस में है इसका हेडक्वार्टर्स। ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो यू कैन स्टडी दैट इन मैंडलुआंग मेट्रो मनीला फिलीपींस, ठीक है, यहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। तो मेन यहाँ से क्या एक्सक्लूड किया कि एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए इट विल वर्क। पहले क्या है कि कुछ प्रॉब्लम अगर आई स्पेसिफिक रीजन में, मे बी एशियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एशियन कंट्रीज़ में मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ जितना भी ले लो, उन एशियन कंट्रीज़ के लिए सबसे पहले आपका ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, नाम ही इसका ये है, सबसे पहले यहीं पे अप्रोच किया जाएगा जब हम एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे, फिर जब एशिया के डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे इन दैट केस। अब सेकंड क्या है, ट्रेडिशनली बिकॉज जापान
इज वन ऑफ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द बैंक, द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लिखने के लिए, बस यहाँ पर भी नाम मैं पीछे बता दूंगी। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर कि जो हमारा लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, लार्जेस्ट शेयर होल्डर, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो अभी तक जापान कंट्री ही रही है। इसलिए जनरली क्या किया जाता है, जापान के जो प्रेसिडेंट है वो जनरली जापानीज ही होता है, जापानीज को अपॉइंट कर दिया जाता है, क्योंकि जब लार्जेस्ट शेयर ही उनका है तो ऐसा प्रेफर किया जाता है, या फिर ऐसा कोइंसिडेंस आप कह सकते हो कि जापान के ही लोगों को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मोस्टली आप देख सकते हो ये ट्रेडिशन, यू कैन से ट्रेडिशनली यू कैन से दैट, ठीक है। ओके, अब वो फंक्शन देखिए क्या है, सोशल डेवलपमेंट, भाई सोशल हमारा विकास है ना, लोगों का विकास सोशल लेवल पर। अब वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, अब इतना डीप में जाना मैंने पीछे सब पढ़ा रखा है, उसको जाके देखो। अब मैंने बता रखा है कि जब सोशल की बात करते हैं, इकोनॉमिक की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, हेरिटेज की बात करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। हमारा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डेडिकेटेड बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक, अगेन है ना, ऑल द एशियन कंट्रीज है ना, पैसिफिक, इन सारे रीजन्स में पावर्टी रिड्यूस करना सबसे ज़्यादा की फोकस हमारा एडीबी का इसी पे रहता है कि हमें पावर्टी रिड्यूस करनी है। अब उसके लिए जो भी फाइनेंस लगेगा, जो भी हमें मैनेज करना है, वो अकॉर्डिंगली मैनेज होता है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट करेगा ये पावर्टी रिड्यूस करके। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कैसे करेगा भाई, हाउ विल इट रिड्यूस पावर्टी, हाउ विल इट रिड्यूस पावर्टी, कैसे सोशल डेवलपमेंट होगा, बाय दीज मेथड। देखो मैं बुलेटिन में रख रही हूँ, इसको ना ऐसे मत छापना पैराग्राफ में, बहुत दिक्कत होगी। 1 2 3 ऐसे बुलेट्स बनाते जाना, लिखते जाना, ठीक है। एक पॉइंट लिखा, दूसरा पॉइंट 3, जब रिवाइज करो तो फटाफट से बस आपको याद आता जाए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए द वेरी फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकंड क्या है, सेकंड इज योर इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिकली एनवायरमेंटल, सॉरी एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उस केस में भी आपका यही केस रहेगा, ठीक है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड भी यही है। थर्ड रीजनल इंटीग्रेशन, भैया रीजन में जो भी इंटीग्रेशन है, प्रोसेस हो रही है, जो किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रोसेस है, so that will be your regional integration. Apart from that, this carried through, अब ये सब कैसे, मतलब जो भी अब मैंने बताया ना, ये सब कैसे इकोनॉमिक हो गया, पावर्टी रिड्यूस करनी है, एनवायरमेंट पे काम करना है, रीजन का जो भी इंटीग्रेशन हो रहा है, जो भी प्रोसेस चल रही है, अगर हमें उस पर बेसिकली वर्क करना है तो वो कैसे हो पा रहा है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर चीज़ें होती है ना, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। अब इन्वेस्टमेंट देखते हैं, सबसे पहले क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, लोन देता है ये, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एशियन कंट्रीज को, है ना। ग्रांट करता है क्या, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन व्हाट, इन योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगैन ये बल्क लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, घर नहीं बनाना है, समझ रहे हो ना, रिलेट करना इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स, हेल्पिंग नेशंस प्रिपेयर फॉर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज अगर आपको पता है, हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अभी पिछले साल भी थी, इस साल भी है, बहुत काम चल रहा है इस पर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर बेटर मैनेज देयर, टू बेटर मैनेज देयर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एज वेल एज देयर एरिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या क्या फंक्शन है, देखो फटाफट देखते हैं क्या क्या फंक्शन थे। सबसे पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एम्फेसाइज करेगा, हेल्थ केयर पे एम्फेसाइज करेगा, फाइनेंशियल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जितने हैं उस पर करेगा। इनको कैसे लिख रहे हो, ऐसे बुलेट्स बनाओ, ठीक है, और ऐसे 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 लिख के चलो, ऐसे पैराग्राफ में मत लिखना। अब क्या है, और बेसिकली क्लाइमेट चेंज पे वर्क करेगा सो दैट हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो मैनेज हो सके प्रॉपर्ली, ठीक है। मतलब बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम मैनेज करेंगे तभी ना हम किसी चीज़ पे इम्पैक्ट कर पाएंगे, किसी चीज़ का सोल्यूशन लेके आ पाएंगे। तो जब जो ये सब चीज़ें ना, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करता है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इससे क्या क्या हो रहा है, इससे हमारा सोशल डेवलपमेंट तो होगा ही ना ऑब्वियसली, बिकॉज हमारे लिए काम किया जा रहा है। अब चाहे वो एनवायरनमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हमारी केयर हो, हेल्थ केयर हो, एनीथिंग। तो ये बेसिकली एक आपका आउटलुक हो गया, ये सब फंक्शन है हमारा एबीबी का। याद क्या रखना है, रीजनल डेवलपमेंट बैंक के कुछ फंक्शन इतना आप रिकॉल कर सकते हो दैट्स इट। याद, क्योंकि फुल देखो मेन चीज़ क्या डिफरेंस है ना, एशियन नाम से आप याद रखना कि बेसिकली एशियन एंड पैसिफिक जगहों के लिए काम करती है ये, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। इसमें क्या देखना है, हमारा फॉर्मेशन कब हुआ, 1966 में हुआ। फॉर्मेशन कब हुआ हमारा, 1966 में हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है फिलीपींस, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिलीपींस में है। यही पूछा जाएगा, इतना ये सब याद रख, मनीला ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है, फिलीपींस याद रखना है। 1966 में ये फॉर्म हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है मसत्सुबु असाकावा। कौन है, मसत्सुबु असाकावा। ये इनकी पिक्चर है मसत्सुबु असाकावा की, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद देखा है। दे वर आस्किंग यू कि हमारा प्रेजेंटली हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का करंट प्रेसिडेंट कौन है। क्वेश्चन हैव सीन दिस इन एग्जाम्स, तो उसको याद रखना, मात्सुत्सु असाकावा, ठीक है। और मेंबर्स, अब जैसे पीछे हमने कहा था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 130 कंट्रीज थी, टोटल मेंबर्स कितने हैं 193, बट वहाँ पर कितने थे, सिर्फ 190 थे। यहाँ पर कितने हैं 63 मेंबर्स हैं हमारे ADB के अंदर, क्योंकि एंशियन है ना, एंशियन के लिए ही है, तो पैसिफिक और एंशियन के लिए काम करते हैं, तो जितनी भी कंट्रीज वहाँ पर हैं यू कैन एक्चुअली अकॉर्डिंगली वर्क। तो यहाँ पर कितने मेंबर्स हैं, 63 मेंबर्स हैं ADB में। इनका पिक्चर कौन है, ये मात्सुत्सु असाकावा, जो करंट प्रेसिडेंट हैं हमारे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। अब सेकंड, अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे, फटाफट फिनिश करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इट इज़ 25 मिनट्स, फटाफट करते हैं। अब हमारे कौन है, UNHCR। मैंने कुछ स्किप किया क्या, हाउ कम, ADB एंड देन यू हैव योर, ओके फाइन, नथिंग स्किप। चलो UNHCR, ये बहुत ही धांसू ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतना कमाल का, इतना उम्दा काम है ना इसका। आई टेल यू व्हाई एग्जैक्टली, ठीक है। अभी फटाफट पहले पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। क्या फुल फॉर्म है इसका, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। रेफ्यूजी समझते हो, कहीं कहीं किसी भी जगह पर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गई, वायलेंस हो गई, या तो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, है ना। World War II हुआ था, याद है, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस थी, है ना। लोगों के पास ना रहने को है, ना खाने को है ना, ना पहनने को है, मतलब दे आर डाइंग ऑफ लाइक एनीथिंग। तो बेसिकली क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर। तो बेसिकली इन्हीं को लोगों को रेफ्यूजीज बोला जाता है, इन्हीं को रेफ्यूजीज बोलते हैं ना। अभी लाइक मणिपुर में भी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो सेटल हो रही हैं धीमे धीमे, ऐसा नौबत नहीं है, बट कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ से माइग्रेट करके चले गए। हिस्ट्री में आप बहुत देखते होंगे ना कि कुछ वॉर हुआ तो पीपल माइग्रेटेड, स्पेसिफिकली जो किंग्स होते थे, है ना, क्लर्जीज होते थे, नोबिलिटीज होते थे, क्या कहते, शिफ्ट कर जाते थे। वो लोग तो रिच होते थे, ये रेफ्यूजीज रिच नहीं होते, तो उनको रेफ्यूजी बेसिकली नहीं कहेंगे ऑब्वियसली। रेफ्यूजीज बेसिकली बहुत ही पुअर लोग, उनके पास खाने रहने शेल्टर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या है, बेसिक सा आया रेफ्यूजी, ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर क्या है, फुल फॉर्म प्लीज याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो भी बहुत ज़रूरी है। UNHCR का फुल फॉर्म हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। चलो, इज अ UN एजेंसी मैंडेटेड टू एड एंड प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज, समझ ही आ रहा होगा ना। फुल फॉर्म में क्या है, हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। अब रेफ्यूजीज के ऊपर काम करे तो ऑब्वियसली उसका एड, उसका ट्रीटमेंट, उसका मतलब मेडिकल से लेके, खाने से लेके, रहने से लेके, जो भी चीज़ें हैं सबका प्रॉपर विजिलेंस, प्रॉपर जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो उसका एलिमेंट हो गया, उसका एड या फिर रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने का जो मेन फंक्शन है वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेकेंड क्या है, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज एंड स्टेटलेस पीपल। स्टेटलेस आई टोल्ड यू कि भाई अगर किसी भी स्टेट में डिजास्टर आ गया, लाइक वी हैव बहुत सारे हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, लाइक यू हैव साइक्लोन एंड देन यू हैव सुनामी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोगों का हर्ट्स है। अभी यूक्रेन में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना, घर फ्लोट कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली, इफ वो डैम का वॉल एक्चुअली क्या वो ब्रोक हो गया तो उससे बहुत सारे घर लाइक दे फ्लोटिंग ऑफ लाइक एनीथिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कितना ज़्यादा इशूज़ हो सकते हैं। उस केस में भी लोग क्या कर रहे हैं, दे माइग्रेटिंग बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन टू, बट तुरंत चीज़ें नहीं होती ना, जब बल्क लेवल में होता है। तो यहाँ पर भी सेम केस है हमारा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि जो भी फोर्सिबली, अब अगर किसी भी लाइक हमारा पर्सनल कुछ भी राइट हुआ तो लाइक फोर्स कर कुछ ना कुछ वायलेंस कर लोगों को भगाया जा रहा है, दैट इज योर फोर्स, क्या है ये, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज एंड स्टेटलेस पीपल। अब क्या है, and assist to their voluntary repatriation, local integration and resettlement of the third country, ठीक है भाई। अब अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसका प्रॉपर जो मैनेजमेंट होता है, उस ड्यूरेशन में जो प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वो हमारे UNHCR कराता है, ठीक है। अभी जब ये फॉर्म हुआ उसके बाद से ये सब चीज़ें करने लगा और इसका काम बहुत बढ़िया है, इट इज़ अमेजिंग, आई टेल यू व्हाई एग्जैक्टली, ठीक है। दिख ही रहा होगा भाई, रेफ्यूजीज अब सोच सकते हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज भी, उनको रिसोर्स देना, यू नो, गिविंग मीनिंग टू समवन्स लाइफ, तो ये इतना बड़ा काम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये क्रिएटेड कब क्रिएट किया गया है, 1950 टू एड्रेस द रेफ्यूजी क्राइसिस दैट रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब देखो ये आइडिया कब आया ना, आइडिया बेसिकली रेफ्यूजीज के लिए एक अलग सी संस्था क्यों बना दी गई ना UN में, किसी भी में डाल देते हैं, मतलब लाइक मे बी लेबर ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं, वहाँ पर देख लेते हैं, बट अलग से इसका बनाने का ये था कि जब World War II हुआ ना, आई टोल्ड यू कि जब लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया था हमारा, पूरा मैंने पढ़ाया ना, तब मैंने UN की पहली वीडियो बनाई थी। तो World War II के बाद ना क्या हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे शैटर्ड थे, दे डिडंट हैड एनीथिंग, ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है, ना घर है, फैमिली, मतलब सब कुछ बिल्कुल बिखर गया।
दे वर लाइक माइग्रेटिंग, वो कहीं जा रहे थे। तो उस केस में उस चीज़ को सीन में दिमाग में रखते हुए क्या किया, यूएन ने इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया जो कि बेसिकली क्या करती थी, रेफ्यूजीज़ को प्रॉपर शेल्टर देती थी, प्रोटेक्ट करती थी, इसको हेल्प करती थी, मतलब मेडिसिन से लेके रहने, खाना, सब कुछ, एवरीथिंग प्रॉपर। और जब वो माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, अगर जा रहे हैं कहीं पे भी, तो प्रॉपर जो भी उनका प्रोसेस होता था, है ना, जाने का, कैसे जा रहे हैं और उसका भी देखभाल सब यूएनएचसीआर करता था। तो ये आइडिया बेसिकली 1950 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना, उसके बाद इस पर काम करना शुरू किया गया। फिर 1950 तक ऐसा कुछ बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन कि हाँ, हमें काम वर्क करना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स मतलब फेस की लोगों ने। अब क्या है, अब इसका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक लगभग मैंने आपको बता दिया कि इसका वर्क क्या क्या है। अब आप थोड़ा सा ना इमेजिन करके देखो कि जब किसी के पास कुछ नहीं है, देन यू आर गिविंग समथिंग टू पीपल एंड एट अ वेरी वेरी वास्ट स्केल। ऐसा नहीं कि 3-4 लोग हैं, है ना, बड़ी बड़ी स्टेट की कम्युनिटीज़, है ना, लार्ज लेवल पे पीपल को, लोगों को लाइक सपोर्ट करता है यूएनएचसीआर। तो इस वजह से इसका काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया और इसको 2 बार क्या दिया गया, नोबेल पीस प्राइज़। क्या दिया गया, 2 टाइम्स द विनर ऑफ नोबेल पीस प्राइज़। अब भाई ये अवार्ड मिल रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका वर्क कितना ज़्यादा बेहतरीन होगा। ठीक है, कब दिया गया, 1954 में और 1981 में। तो इन दोनों ईयर में क्या दिया गया, इन दोनों ईयर में बेसिकली हमारा यूएनएचसीआर को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, पहली चीज़, ये पहला अवार्ड। फिर प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन 1991, 1954, 1981 में नोबेल पीस प्राइज़ जीता। फिर प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड जीता। बेसिकली ये अवार्ड क्या है ना, बेसिकली ये एक फाउंडेशन है, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसा अवार्ड है ना, ये हमने कभी सुना नहीं है, मैंने भी नहीं सुना था। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड जो है, ये एक बेसिकली फाउंडेशन है, ठीक है, एक प्राइवेट संस्था आप कह सकते हो, जो कि लाइक नॉन प्रॉफिटेबल है। ये काम करती है, उन लोगों को पहचान दिलाती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को पहचान देती है, ऑनर करती है, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती है। क्यों करती है, उनका काम बहुत अच्छा होता है। अब किस लेवल पे हो सकता है, साइंटिफिक लेवल पे हो गया, कल्चरल लेवल पे हो गया, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ के लिए हो गया। तो लाइक इन तीनों वैल्यूज़ के लिए अगर कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत ही प्रोफाउंड काम कर रही है ना, इसका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड लेवल पे है, इसका इम्पैक्ट बेसिकली अमेजिंग है। आप समझ रहे हो, इसका वेलफेयर आप कह सकते हो, है ना, बेसिकली जिसका इम्पैक्ट है टू वर्क फॉर पीपल एंड उसका जो उसका कंक्लूजन आता है ना, वो क्या है, तो जो आफ्टर मैथ है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। तो वैल्यू का यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर हमारा प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड है, तो ये बेसिकली एक प्राइवेट संस्था ही आप कह सकते हो, जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अवार्ड देती है ना। कैश प्राइज भी इसमें बेसिकली होता है, जिससे वो और मोटिवेट हो सके और लोगों की हेल्प कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स हमारी यूएनएचसीआर को भी मिला है, और मैंने पीछे और भी ऑर्गेनाइजेशन को मिला था, वो भी बताया आपको, ठीक है। अब इसको ये वाला अवार्ड कब मिला, 1991 में। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको इंदिरा गांधी प्राइज भी मिल रखा है 2015 में, ठीक है। तो यूएनएचसीआर को इंदिरा गांधी अवार्ड, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड एंड नोबेल प्राइज। 54-81 में कौन सा अवार्ड मिला, हमारा नोबेल, ठीक है। अब प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मिला 1991 में मिला, 2015 में इंदिरा गांधी अवार्ड मिला। तो ये तीनों अवार्ड मिले हैं भाई, और नोबेल पीस प्राइज 2 बार मिला है। तो यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि इसका जो वर्क है वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा रहा होगा, ठीक है। और जो वर्क है आप इमेजिन कर लो, रेफ्यूजी से रिलेट करकर यू कैन एक्चुअली स्टडी दैट, और कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, लाइक लगभग आप इतना सफिशिएंट है। एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा पूछा जाएगा। फॉर्मेशन डेट 1950, मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बहुत क्राइसिस हुई, देखा बहुत लार्ज नंबर पे लोग जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, दे शैटर्ड, दे हैव नथिंग टू डू एक्चुअली विद देयर लाइफ्स। तो उस केस में उसको आइडिया देख के फिर उसमें मैनिपुलेशन पे काम किया गया, एंड देन दे केम अक्रॉस एनएचसीआर, ठीक है, यूएनएचसीआर। जेनेवा स्विट्जरलैंड में से क्या है, हेडक्वार्टर्स है। फिलिपो ग्रांडी जो है, ये कौन है, ये हमारे अभी करंट प्रेसिडेंट है यूएनएचसीआर के। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें टोटल जो हमारी 193 कंट्रीज हैं ना अभी मेंबर्स जितने हैं यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स ही हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में सारे 193 मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है। मतलब बेसिकली किसी भी कंट्री में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यूएनएचसीआर विल लुक आफ्टर इट। स्पेसिफिकली जब कोई हमारा नेशनल डिजास्टर है ना, पॉसिबली डिप्लेस कम्युनिटीज से, आई टोल्ड यू वायलेंस हो जाता है, मे बी वहाँ पर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वी हैव नो आइडिया फॉर दैट। तो इन केसेस में क्या है, यूएनएचसीआर बेसिकली वर्क्स फॉर दैट। ये याद रहेगा, ये उसका लोगो है और दिस इज द लोगो। और ये कौन है, ही इज योर फिलिपो ग्रांडी, इनका फोटो भी याद रखो, ठीक है। चलो, तो लाइक लगभग हमें लग रहा है मैंने ख़त्म कर लिया है। येस, वी आर ऑन टू द एंड ऑफ इट, ठीक है, हमने ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है सब कुछ अपना। तो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे ना, व्हाट विल बी स्टडिंग नेक्स्ट।
चलो तो लगभग हमने सब कुछ फिनिश कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो क्या है, यूएनओ इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अब इतना पढ़ लोगे ये सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर वो बहुत ही डीप लेवल पे चीज़ें पूछता है आपसे, फंक्शंस पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, आपसे पूछेगा कि इनमें डिफरेंस बताओ, है ना, फाइनेंशियल की अलग पढ़ाई है मैंने, सारी अलग सब्सिडीज अलग पढ़ाई है ना, हेल्थ से, मेडिकल से लेके लेबर से, एनवायरनमेंट में, तो सारी सब्सिडीज पिछले वाली वीडियो में, इसमें कुछ ऐसी सब्सिडीज जो मैं आपको पढ़ा दी। अब रह क्या जा रहा है यहाँ पे, रह जा रहा है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद वाला वीडियो क्या है, इस गोइंग टू बी एमसीक्यू, मतलब मैंने कुछ उसमें क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब इतना पढ़ने के बाद आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर लो। एंड ये यूएनओ टॉपिक इज़ ऑलमोस्ट डन। मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इतना पढ़ के रखो। एंड आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे चैनल पे बने रहिए। अभी बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो मैं लाती रहूँगी। तो देन आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखो, खाओ पियो और एकदम मस्त रहो, ठीक है। दैट्स द अल्टीमेट।